प्रणाम सभी भैया बहनों को। पहला, भू परिष्करण भूमि में जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को सुगम बनाता है। सत्य बात है। भू परिष्करण की क्रियाएं केवल ट्रैक्टर द्वारा ही संभव है। असत्य है। हो गया सत्य असत्य है। सही जोड़ी। फसल की बुआई से पहले तक की क्रिया प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। फसल की बुआई से पहले तक की क्रियाएं क्या कहलाएगी? प्राथमिक भू परिष्करण। फिर दूसरा, निराई गुड़ाई खालिस्तान द्वितीयक भू परिष्करण है। फिर केवल बुआई के लिए ही कूड़ बनाना यह शून्य भू परिष्करण है। तथा डिबलर द्वारा बीज बोना। फिर भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा न्यूनतम भू परिष्करण है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर में आएगा, मृदा की वह नमी जो खेत की जुताई के लिए उपयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो इसको ओट कहते हैं। भूमि ओट पर आना, जब ओट पर आती है तभी उसकी जुताई की जाती है? तो मृदा की वह नमी, जैसे अभी बताया था मैंने, 30% नमी होना तभी टीलर चलाना चाहिए। अगर 100% हो जाए तो टीलर भी नहीं लग सकते। इसके कारण ओट पर जमीन आती है तभी उसकी जुताई उपयुक्त होती है। दूसरा, मृदा के लिए क्या अमृत समान माना जाता है? तो मृदा के लिए जल अमृत के समान होता है, क्योंकि इससे मृदा में नमी का संचार होता है और नमी का संचार होने से जीवाश्म पदार्थ निकलते हैं। जीवाश्म पदार्थ निकलेंगे तभी फसल अच्छी उत्पादित होगी, अच्छी वृद्धि करेगी। तीसरा, खेत को जोतने के लिए सुविधाजनक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। भू परिष्करण के दौरान वनस्पतियों के भूमि में दबने से क्या बनता है? भू परिष्करण के दौरान वनस्पतियों के भूमि में दबने से जैविक खाद बनता है। अगला प्रश्न, खेत की जिस स्थान पर जुताई शुरू होती है वहां खेत में एक किनारे तक मेड़ बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पिछला कूड़ कहते हैं। खेत की जिस स्थान पर जुताई शुरू होती है, जिस स्थान से शुरू करते हैं वहाँ खेत में एक किनारे तक मेड़ बन जाती है ना? तो उसे क्या कहेंगे हम? पिछला कूड़ कहेंगे। देखिए खेत की जुताई प्रारंभ है ना? तो ये समझ में आ रहा है कि इधर से जुताई इधर चल रही है, इधर से इधर। तो कौन सा? ये जो पहले जो कूड़ जुताई जहाँ से शुरू हुई तो पिछला कूड़ कहलाएगा। ये सोयाबीन में टिलर चला रहे हैं जिससे कि खरपतवार उगे ही नहीं और हवा का संचार, प्रकाश का संचार सुचारू रूप से हो। तो इससे जल धारण क्षमता बढ़ेगी और जल धारण क्षमता बढ़ने से क्या होगा? पेड़ों में वृद्धि और विकास ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें नंबर 1, भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए खेती की तैयारी से लेकर फसल के तैयार होने तक भूमि में जो क्रियाएं की जाती है वह भू परिष्करण कहलाती है। भू परिष्करण किसे कहते हैं? फसलों के सफल उत्पादन के लिए खेती की तैयारी से लेकर के फसल के तैयार होने तक। खेती की तैयारी, जैसे हमें गेहूं बोना है तो हम तैयारी प्रारंभ करते हैं, उसकी चिंता करना शुरू करते हैं, फिर उस प्रक्रिया को, सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर चालू करते हैं। तो ऐसी ही क्रिया को भू परिष्करण क्रिया कहते हैं। दूसरा, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। तो भू परिष्करण
भू परिष्करण प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 प्राथमिक भू परिष्करण और नंबर 2 द्वितीयक भू परिष्करण। फिर प्रश्न तीसरा, प्राथमिक भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक भू परिष्करण क्या है? खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक, खेत की तैयारी से लेकर के बीज की बुआई तक भूमि में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है? तो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत यानी खेत की तैयारी से लेकर के बीज बोने तक, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत भूमि को समतल करना। नंबर 1 काम कौन सा हो जाएगा? भूमि को समतल करना। जब बरसाती फसल ली जाती है, पानी बहता है, क्षुद्र सरिता और नालिकाएं, नालियां बन जाती है, उसमें खरपतवार निकल जाते हैं, तो इन सभी खरपतवारों को नष्ट करके हम भूमि को समतल बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि बिना समतल हुए जुताई संभव नहीं हो पाती है। तो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत भूमि को समतल करना, फिर खेत की जुताई करना, ढेलों को तोड़ना, बड़े बड़े ढेले बन जाएंगे तो उसको तोड़ेंगे, फिर मेड़बंदी करेंगे कि पानी हमारे खेत से बाहर न निकले, नहीं तो जीवांश पदार्थ बाहर चले जाएंगे। मेड़बंदी करना, खाद एवं उर्वरकों को मिलाना, फिर उसमें गोबर की खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे और उसे मिलाएंगे, तथा बीजों की बुआई कर देंगे, फिर बीजों की बुआई करना। ये सब प्रक्रिया, ये सब क्रियाएं प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत है। प्रश्न अगला, प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य बताइए। तो प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य कौन सा होगा? प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य भूमि की भौतिक दशाओं को सुधारना है। भूमि की भौतिक दशाओं को सुधारना प्राथमिक भू परिष्करण है, अर्थात उसे भुरभुरा बनाकर उसमें वायु संचार एवं जल संचार की क्षमता को बढ़ाना है। प्राथमिक भू परिष्करण करने से क्या होता है कि जमीन भुरभुरी बन जाती है, भुरभुरी बनने से हम जो अब गेहूं बोएंगे तो भुरभुरी होगी, तभी वो खेत पानी पी पाएगा, और प्रकाश का संचार होगा तभी जमीन ओट पर आ पाएगी। तो वायु संचार और प्रकाश का संचार अच्छे से हो, इसके लिए प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया की जाती है। छठवां प्रश्न, द्वितीयक भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो बुआई से पहले की जाने वाली क्रियाएं प्राथमिक भू परिष्करण है, तो द्वितीयक भू परिष्करण क्या है? खेत में बीजों के अंकुरण के बाद, अंकुरण हो गया, बुआई हो गई, प्राथमिक भू परिष्करण समाप्त हो गया। अब अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है, निंदाई है, गुड़ाई है, दौरा चलाना है, मिट्टी चढ़ाना है ना, सफाई करना है, जैसे पानूर वगैरह निकालना, मल्चिंग करना है, या दवाओं का या खरपतवार नाशी पदार्थों का उपयोग करना है, तो फसल की कटाई तक, खेत में बीजों के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है। अगला प्रश्न है, शून्य भू परिष्करण किसे कहते हैं? इसके लाभ लिखिए। शून्य भू परिष्करण के लाभ कौन कौन से? तो शून्य भू परिष्करण
शून्य भू परिष्करण खरपतवारों को शाकनाशियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। खरपतवारों को शाकनाशियों के द्वारा क्या करते, नष्ट कर दिया जाता है और फसल के बीजों को सीड ड्रिल से बुवाई कर दी जाती है। खरपतवारों को शाकनाशियों के द्वारा जब नष्ट कर देंगे और फसल के बीजों को सीड ड्रिल से बुवाई कर दी जाती है। शून्य भू परिष्करण हो गया। लाभ कौन कौन से? समय और श्रम से बचत, दूसरा लागत कम लगती है, तीसरा भूक्षरण कम होता है, चौथा जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है इससे। अगला प्रश्न, जुताई को परिभाषित कर उसके कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो जुताई को परिभाषित करके दो उद्देश्य में, जुताई वह प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया की जाती है, जिसमें यंत्रों जैसे हल है, हेरो है आदि की सहायता से, देख रहे हैं किसान कैसा जुताई कर रहा है बखर से, भूमि को इस प्रकार से खोदा जाता है कि उसका भारी भाग नीचे की मिट्टी में मिल जाए तथा नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। इसके उद्देश्य क्या रहेंगे? नंबर 1, ढालू भूमि को समतल बनाना, नंबर 2, परती भूमि को तोड़ना। चलते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक भू परिष्करण के 4 यंत्रों के नाम लिखिए। तो प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र है हल, कल्टीवेटर, है ना, बखर, पटेला। फिर अंतः खेती इंटर कल्टीवेशन किसे कहते हैं? अंतः खेती या इंटर कल्टीवेशन किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए या महत्व लिखिए। खड़ी फसल में विभिन्न कृषि यंत्रों से खेत में जो क्रियाएं की जाती है, खड़ी फसल में विभिन्न कृषि यंत्रों से खेत में जो कृषि क्रियाएं की जाती है, अंतः खेती इंटर कल्टीवेशन कहलाती है। महत्व, नंबर 1, मृदा की नमी अधिक समय तक सुरक्षित की जाती है। नंबर 2, फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर गिरने से बचाता है, पेड़ों को गिरने से बचाता है। तीसरा, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। चौथा, इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अच्छी जुताई की 4 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छी जुताई की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है, कूड़ सीधी एवं समान गहराई पर होनी चाहिए। दूसरा, कूड़ों के मध्य में बिना जुती हुई भूमि नहीं रहे। तीसरा, जुताई के बाद खेत खरपतवार रहित हो जाए। चौथा, जुताई के बाद खेत पूर्ण रूप से समतल हो। प्रश्न है अगला, उपयुक्त भू परिष्करण क्या है, समझाइए। तो उपयुक्त भू परिष्करण अधिकांश फसलों के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, पहली जुताई काय से? मिट्टी पलटने वाले हल से, तथा दूसरी जुताई देसी हल या हेरो द्वारा करके खेत को तैयार किया जाता है। भूमि में कड़ी परत की स्थिति में 1-2 जुताई गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। जब गहरी खूब ज़्यादा परत कठोर हो जाए तो 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसी को उपयुक्त भू परिष्करण कहते हैं। प्रणाम।